नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का 6 चैप्टर त्रिभुज। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, त्रिभुज तीन भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये भी त्रिभुज है, और ये भी त्रिभुज है। मतलब जिसमें तीन भुजाएं होती हैं वो आपका क्या रहता है? आपका वो त्रिभुज रहता है। तो ये हमारी क्या त्रिभुज की परिभाषा। मतलब जिसमें तीन भुजाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज को बहुभुज भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं होती हैं तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? बहुभुज। बहुभुज क्या होते हैं? जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं। ओके, त्रिभुज में हमारा जो है क्या है, हम आज देखेंगे क्या समरूप आकृतियां, सर्वांग समाकृतियां, त्रिभुज समरूपता, थेल्स की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां क्या क्या होती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ जो है बेसिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। अगर आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए तो आपका चैप्टर जो हो जाएगा कवर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं समरूप आकृतियां, है ना। तो हमारे जो 6.1 है वो इसी पर डिपेंड। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप 6.1 आसानी से कर लोगे। तो देखिए, समरूप आकृति क्या होती हैं? वे आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं लेकिन आमाप समान नहीं होती, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या, कोई भी आकृति वो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, वो क्या रहती है? आपकी समरूप आकृतियां रहती है। समरूप मतलब समान रूप वाली। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा वाला, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बड़ा वाला वर्ग है, ये छोटा वाला वर्ग है तो ये क्या एक जैसी दिख रहे हैं ना, है ना। है तो ये भी वर्ग और ये भी वर्ग है। यहाँ पर देखिए, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, और ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। डिफरेंस क्या है? छोटे बड़े, छोटे बड़े हो जाए चलेगा, लेकिन उनकी आकृति मतलब एक जैसी दिखनी चाहिए। देखो, यहाँ पर भी ये वर्ग है और यहाँ पर भी ये वर्ग है, तो ये होती है समरूप आकृति, है ना। इनका क्या होता है? ये आकार समान होता है लेकिन इनका अमाप मतलब इनकी लंबाई है ना, या त्रिज्या वगैरह वो समान नहीं होती है। थर्ड वाला हमारा है सर्वांग सम आकृतियां। देखिए, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? वे आकृतियां जिनके आकार एवं अमाप समान होते हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो देखिए, समरूप में क्या होता था? वो एक जैसे दिखने चाहिए, उनकी लंबाई चौड़ाई जो भी है या त्रिज्या, जो वृत्त है तो उसकी त्रिज्या अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक जैसे दिखने चाहिए। लेकिन सर्वांग सम में क्या होता है? एक जैसे दिखने के साथ साथ उनकी जितनी लंबाई और चौड़ाई वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जितना आपको माप दिए, है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने वर्ग लिया है और यहाँ पे त्रिभुज लिया है। अगर ये आपका वर्ग है, ये भी 10-10 सेंटीमीटर की इसकी भुजा है तो ये भी क्या होगा? 10-10 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? आपका सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम मतलब फोटो कॉपी आप बोल सकते हो, वैसे का वैसा, है ना। बिल्कुल भी उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर मैंने इनकी जो भुजाओं की लंबाई ली है वो 5-5 सेंटीमीटर ली है इस वाले में, तो इस वाले में कितनी हो गई? 5-5 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये होती है हमारी सर्वांग आकृतियां, है ना। इसमें आकार तो समान होता ही है और इनका जो माप होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है? समान होती है। तो ये होती है हमारी सर्वांग आकृतियां। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का त्रिभुजों की समरूपता। तो देखिए, त्रिभुज की समरूपता के लिए कुछ शर्त होती हैं। अगर कोई त्रिभुज समरूप है मतलब वो एक जैसे दिख रहे हैं कोई दो त्रिभुज, तो उनकी समरूपता की कुछ शर्त होती हैं। तो देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तो वो क्या होते हैं? त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हमारा 5वां नंबर का पॉइंट है थेल्स की प्रमेय। इसको आपको करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप जो है सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको आपको याद करना जरूरी है, साथ ही साथ इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, थेल्स की प्रमेय का जो परिभाषा या कथन आप उसको बोल सकते हो, तो वो क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात बांटती है। थेल्स की प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। तो देखिए, ये होता है हमारे थेल्स की प्रमेय का कथन होता है। देखिए, वो क्या कहते हैं? अगर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक। यहाँ पे ABC मैंने एक त्रिभुज लिया, यहाँ पर BC भुजा के समांतर मैंने क्या खींची? एक रेखा खींची। जो रेखा वो कौन सी है? DE एक रेखा है। तो हमारे थेल्स की प्रमेय क्या बोलती है कि अगर किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो क्या करती है? अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD और DB का जो भी अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? AE और EC के बराबर होगा। ये जो है हमारी थेल्स की प्रमेय बोलती है, ठीक है। ये होता है हमारे थेल्स की प्रमेय का कथन, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो हमने बता दिया कि थेल्स की प्रमेय उसी को हम क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। चाहे आपका थेल्स की प्रमेय लिखा आ जाए या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो ये दोनों एक ही होती हैं। दोनों में आपको एक ही चीज लिख देना है, एक ही परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा 7th नंबर का है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां,
यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 कसौटी ली है मैंने। पहला है कोण कोण समरूपता, फिर है भुजा 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 समरूपता, भुजा भुजा समरूपता और भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। इनको जो है हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा।